देखूंगा हिंदी और इंग्लिश में यदि मैं कन्वर्सेशन करते रहूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं आप लोगों को बोल के ही बताता हूँ, पूरा टॉपिक ही मैंने पढ़ देता हूँ, है ना, मैं बताता हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है कि समय ज्यादा लग जाता है ना। चलिए कोई बात नहीं, मेन पॉइंट्स है, मैं उसको ट्रांसलेट जरूर करूंगा, कोशिश रहेगी कि आपको भी क्लियर हो। सबसे पहले तो आप सभी को 9 वर्ष की बधाई। 9 वर्ष आप लोगों के लिए सुखमय, समृद्धि और बहुत ही महत्वपूर्ण हो, आप सभी के लिए, आपके सभी परिवार के लिए, है ना। इन्हीं आशाओं के साथ हम क्लास प्रारंभ करते हैं। आज हम बात करते हैं, कल जहां पर जिस टॉपिक को छोड़े थे, निवास स्थान तथा कर दायित्व, रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आवश्यक नहीं है कि करदाता जो है वो केवल भारत में ही आय कमाई गई हो या कमाई जाए, वह कहीं से भी किसी भी क्षेत्र से वो कमा सकता है, अर्न कर सकता है। कमाना अर्थात अर्न करना, तो इनकम वो जो है कहीं से भी अर्न कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वह अपने देश पर ही हो, विदेशों से भी वह लाभ अर्जित कर सकता है, वह इनकम अर्न कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रश्न उठता है कि भाई भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत करदाता का स्थान, है ना, किस स्थान पर कमाया गया है इनकम, और कहां से लेता है, उसको चुकाने के लिए कौन उत्तरदायी है, किस स्थान पर कमाई गई है, आय चुकाने के लिए कौन उत्तरदायी है या नहीं है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर है वो उसके निवास स्थान पर निर्भर करता है। तो निवास स्थिति यानी रेसिडेंस का जो सिलेक्शन है, उसका निर्धारण करदाता के भारत में रहने की दिनों की संख्या पर निर्भर करता है भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार से। तो आयकर के दायित्व का निर्धारण उसके निवास स्थान के आधार पर रेसिडेंस बेसिस होता है। तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारण जो है करदाता की गत वर्ष की कुल आय के आधार पर किया जाता है, यानी उसकी टोटल इनकम के बेस पर की जाती है। तो कुल आय की गणना यानी टोटल इनकम की जो कैलकुलेशन है करदाता के निवास स्थान पर निर्भर करता है, और निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को मुख्य 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि मैंने इस क्लास के पहले वाली क्लास में आपको स्पष्ट किया है। तो मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया है। तो पहला आपका है साधारण निवासी, ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल, दूसरा है असाधारण निवासी, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल, तीसरा है आपका अनिवासी। तो मुख्य रूप से 2 है, ठीक है, एक तो निवासी और दूसरा अनिवासी। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की है, निवासी और अनिवासी। निवासी के अंतर्गत साधारण निवासी और असाधारण निवासी, रेसिडेंस, नॉन रेसिडेंस, रेसिडेंस, ऑर्डिनरी रेसिडेंस, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस और आपके नॉन रेसिडेंस यानी कि अनिवासी, ऑर्डिनरी, ठीक है। तो ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंशियल, ये है। तो 3 आधार हो गए आपके, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। अब व्यक्ति को हम कब साधारण निवासी मानेंगे, किसी व्यक्ति या फर्म को हम कब असाधारण निवासी मानेंगे, कब हम उसको अनिवासी मानेंगे। तो ये 3 श्रेणियों में है। तो भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत हमको इन तीनों की समीक्षा करनी होगी, विवेचना करनी होगी कि क्या है।
तो निवास स्थान के आधार पर हम इसको दो भागों में व्यक्ति के करदाताओं के प्रकार जो है टाइप, जो उनके करदाता है उनके आधार पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कर निर्धारण वर्ष आपका जो असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर 2020-21। ओके, ये आपका क्या हुआ? असेसमेंट ईयर है, कर निर्धारण वर्ष है। अब जब कर निर्धारण वर्ष 2020-21 है तो उसका कैलकुलेशन कब होगा? गत वर्ष में होगा। वह भी मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दे रहा हूं। गत वर्ष अर्थात क्या हो जाएगा आपका 2019 और 20, यानी व्यक्ति की इनकम की जब आप कैलकुलेशन करोगे, टोटल इनकम की जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका इस वर्ष यानी असेसमेंट ईयर 2020-21 में आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसकी आय कब का लेंगे आप? गत वर्ष प्रीवियस ईयर का लेंगे 2019-20। तो हमारा ये आधार होगा, अर्थात कर निर्धारण वर्ष 2020-21 गत वर्ष 2019-20 के लिए व्यक्ति करदाताओं का निवास स्थान आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निश्चित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। तो व्यक्तियों के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको जो बताया था कि भाई व्यक्ति, फर्म, व्यक्तियों का समुदाय, कंपनी और प्रत्येक अन्य व्यक्ति। तो यहाँ पर हम व्यक्ति इंडिविजुअल के निवास निर्धारण के प्रावधानों को समझते हैं, यहाँ पर हम उसको बात करते हैं। तो भारत में साधारण जो निवासी है, ठीक है, भारत में साधारण निवासी, तो भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत हम इसको देखेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, हम केवल इस पे बात करते हैं, अभी तीनों की अलग अलग बात करेंगे। तो पहला साधारण निवासी, साधारण निवासी इसको हम कर देते हैं भारत में। भारत में साधारण निवासी किसको माना जाएगा? तो भारतीय आयकर अधिनियम में इसकी व्याख्या की गई है, यदि कोई व्यक्ति आधारभूत शर्तों में, तो कल मैंने आपको दो शर्त बताए हैं, आज मैं फिर से आपको दोनों शर्तों का उल्लेख कर देता हूं। भारतीय आयकर अधिनियम में दो शर्तें दी गई हैं, एक मुख्य शर्त है और दूसरा अतिरिक्त शर्त है। मुख्य शर्त के अंतर्गत ये है कि वह गत वर्ष में, यहां पर हटा देते हैं इसको, बात करते हैं इसको, शर्तों के बारे में बात कर लेते हैं। शर्तें, पहला आपको दिया गया है मुख्य शर्त, बेसिक शर्तें, ठीक है। अब मुख्य शर्त में क्या है, इसके अंतर्गत पहला आपको दिया है कि वह गत वर्ष में भारत में कम से कम 182 दिन, ठीक है, भारत में कम से कम वो कितने दिन रहा हो? 182 दिन, ठीक है। अब यहां पर गत वर्ष अर्थात कौन सा हो जाएगा? 2019-20। ओके, ये पहली शर्त है कि व्यक्ति जो है गत वर्ष में भारत में कम से कम 182 दिन अर्थात 2019-20 में वह 365 दिन में से कुल मिलाकर 182 दिन भारत में रहा हो। दूसरी शर्त है इसके अंतर्गत गत वर्ष के पूर्व, गत वर्ष के पूर्व अर्थात 2019-20 के पहले, ठीक है, गत वर्ष के पूर्व के वर्षों में, है ना, गत वर्ष से पूर्व के वर्षों में कम से कम 365 दिन,
365 डेज भारत में रहा हो, ओके, तथा गत वर्ष में कम से कम 60 दिन, ओके, भारत में रहा हो, ये मुख्य शर्त है आपका। क्लियर है? ये मेन आपकी शर्त है, मुख्य शर्त। दूसरा आपका है अतिरिक्त शर्त, ये हटा दे रहा हूं, मुख्य शर्त हो गया। दूसरा हम आते हैं मुख्य शर्त या आधार शर्त, ठीक है। दूसरा हम आते हैं इसी में अतिरिक्त शर्तें। एडिशनल कंडीशन। एक तो हो गया आपका बेसिक कंडीशन, दूसरा हम आते हैं एडिशनल कंडीशन में। एडिशनल कंडीशन जो है ये गत वर्ष, इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है आपका कि गत वर्ष से, प्रीवियस ईयर, गत वर्ष से पूर्व के ठीक है, गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में, 10 वर्षों में कम से कम कितने वर्ष तक के होने चाहिए? 2 वर्ष भारत में रहा हो। भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत निवास स्थिति को जो सुनिश्चित किया गया है उसमें बेसिक शर्तों के अलावा आपके एडिशनल कंडीशंस दिए हुए हैं, अतिरिक्त शर्त, हम उसकी बात कर रहे हैं। अतिरिक्त शर्तों के अंतर्गत पहला पॉइंट, गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो। दूसरा है गत वर्ष के पूर्व अर्थात 2019-20 के पहले 7 वर्षों में कुल मिलाकर कितने दिन का होना चाहिए? कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो, ठीक है। ये आपके 2 शर्तें दी हुई हैं, बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशन। इन्हीं 4 पॉइंटों पर आपका निवास स्थान जो है वह निर्धारित होगा, या हम ये कहें कि इन्हीं 2 मुख्य शर्तों के आधार पर व्यक्ति की निवास स्थिति को हम स्पष्ट करते हैं। ये क्लियर हो गया शर्तें। अब हम आते हैं एक एक स्थिति को हम यहां स्पष्ट करते हैं। तो हम देखें कि भारत में जो साधारण निवासी है, अब साधारण निवासी में हम ले, ये तो हो गई शर्तें। अब शर्तों के अंतर्गत हम मानते हैं कि भारत में साधारण निवासी कौन होगा? ये पहला हम ले कि भाई भारत में साधारण निवासी हम किसको कहेंगे। तो यहां पर आपको देखना होगा जो बेसिक कंडीशन है, आधारभूत शर्तें। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हम कब मानेंगे व्यक्ति को? जब वह आपके जो
बेसिक शर्त है उसमें से कोई भी एक शर्त को पूरा करता हो, कम से कम एक शर्त को पूरा करना अनिवार्य है। अब बेसिक शर्तों में क्या क्या था कि वह गत वर्ष में भारत में कम से कम 182 दिन रहा हो, या गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में वह कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो, तथा गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो, अपवाद की दशा को छोड़कर, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूट जो है उसको छोड़कर, ठीक है, ये शर्तें यहाँ पर लागू नहीं होंगी। तो अपवाद में हम क्या देखते हैं कि अपवाद जो है उसमें आधारभूत शर्तें जो हैं ये सामान्य रूप से लागू होती हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में आधारभूत शर्त केवल एक होता है, अर्थात उसी गत वर्ष में कम से कम भारत में 182 दिन की शर्त को पूरा करना होता है। तो ऐसे अपवाद जो है वह किस पर आधारित है? यदि व्यक्ति भारत का नागरिक है, गत वर्ष में रोजगार के लिए वह विदेश गया हो, यानी कि अदर कंट्री गया हो, या किसी भारतीय समुद्री जहाज के बेड़े के सदस्य के रूप में वह विदेश जाता है, ये अपवाद स्वरूप है। दूसरा इसमें यह है, यदि व्यक्ति भारत का नागरिक है, भारतीय मूल का व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने मदर फादर या फिर जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, है ना, इससे कोई भी अविभाजित भारत में जन्मा हो, ठीक, और विदेश में रह रहा हो, तो गत वर्ष में भारत भ्रमण के लिए यदि आता है, यानी कि भारत घूमने के लिए यदि आता है, यानी कि व्यापारी है, पर्यटन है, या व्यक्तिगत कार्यों से आता है, तो भी, तो ये अपवाद स्वरूप है। तो ये जो उपरोक्त ये जो आपके दो मैंने अपवाद जो बताए हैं, उसमें कम से कम 182 दिन रहने की एक शर्त पूरी करनी होती है, अर्थात 365 दिन प्लस 60 दिन, 360 प्लस 60, ओके। ये वाली शर्त का यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं होता। जो दूसरा शर्त आपको दिया हुआ था कि गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में वह कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो, या गत वर्ष में कम से कम 60 दिन रहा हो, तो 4 वर्षों में 365 दिन और गत वर्ष का 60 दिन, ये अपवाद से जब शर्तें आती तो उस समय ये लागू नहीं होंगी। अब हम आते हैं दूसरी शर्त में, हम दिनों की गणना का जो स्पष्ट करते हैं, तो दिनों की गणना जो है वो आपको मालूम है कि किस तरीके से किए जाते हैं। 365 दिन, 60 दिन, 182 दिन, ये कैसे कैलकुलेशन करना है ये आपको स्पष्ट है कि भाई वो आप किसी भी दिन से रह सकता है। जैसे कि हम कहें कि भारत गत वर्ष में 182 दिन रहा हो, तो 182 दिन रहा हो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू 182 दिन भारत में रहा हो, वह उस वर्ष में एक वर्ष का जो अवधि है, ठीक है, ये यदि हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई अप्रैल टू मार्च, है ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, अब इस अवधि में 12 माह का हुआ। अब 12 माह में इस अवधि में अप्रैल से मार्च वह किसी भी समय वह भारत में रहा हो, आ गया फिर चला गया, फिर आ गया फिर चला गया, ठीक है, तो ये कोई कंटिन्यूएशन में नहीं है, वह बीच बीच में बाहर जा सकता है या आ सकता है। तो टोटल वर्ष हम देखेंगे, उस वर्ष समय अवधि में वह कितने दिन भारत में रहा है, इसको इस तरीके से काउंट किया जाएगा। और वह यदि भारत में रह रहा है तो ये कोई जरूरी भी नहीं है कि एक ही स्थान पर रह रहा हो, वो विभिन्न शहरों में रह सकता है या कहीं भी ठहर सकता है, कोई जरूरी नहीं है एक ही जगह में उसको एक स्थान में रहना या ठहरना आवश्यक हो। दूसरी ये भी बात है ये कि यदि भारत में आने और भारत छोड़ने वाले दिनों को स्पष्ट समय यदि उसको ज्ञात नहीं है, तो भारत में रहने के दिनों की गणना के लिए भारत में आने और भारत से जाने के दिनों को शामिल किए जाएंगे। तो इस तरीके से आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भारत में साधारण निवासी के लिए 2 मुख्य शर्तें, जो बेसिक शर्त है ना, आधार शर्त,
तो बेसिक जो कंडीशन है वह क्या क्या कंडीशन हो गया कि वह गत वर्ष में भारत में कम से कम 182 दिन रहा हो, अथवा गत वर्ष के ठीक पूर्व के 4 वर्षों में से कम 365 दिन रहा हो, तथा गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। इसके साथ ही वह अतिरिक्त शर्त, मुख्य शर्त प्लस अतिरिक्त शर्त जो है इन दोनों को पूरा करता हो। तो अतिरिक्त शर्त क्या है? कर निर्धारण वर्ष 2020-21 यानी कि गत वर्ष 2019-20 में साधारण निवासी होने के लिए उसको दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा। तो जो अतिरिक्त शर्त है वो कौन से अतिरिक्त शर्त है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो, वह गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन भारत में रहा हो। तो इस प्रकार जो आपके प्रथम आधारभूत शर्त जो है, बेसिक कंडीशन है, उसमें से कम कोई एक शर्त को पूरा करता हो, और अतिरिक्त शर्त जो एडिशनल कंडीशंस हैं उसमें से दोनों शर्तों को पूरा करता हो, वह व्यक्ति साधारण निवासी माना जाएगा। क्लियर है? तो ये साधारण निवासी हो गया। तो यहां पर हम ये देखते हैं, हम ये कहेंगे यदि समयानुसार कुछ एग्जाम्पल्स में ले लें या एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर ले, जैसे कि मान लीजिए गत वर्ष, एग्जाम्पल के लिए भी क्वेश्चन तैयार करने होंगे, पहले हम आगे करते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट आता है भारत में असाधारण निवासी। साधारण निवासी हो गया। साधारण निवासी किसको माना जाएगा? भारत में साधारण निवासी हम किसको मानेंगे? जो आपका आधार शर्त दिया हुआ है, 2 शर्तें हैं आपका, आधार या बेसिक शर्त, इसमें 2 है, ठीक है। फिर दूसरा है आपका अतिरिक्त शर्त। अतिरिक्त शर्तें इसके अंतर्गत 2 हैं आपके, ठीक है। तो साधारण जो है उसको हम कब मानेंगे? आधार शर्तों में से दोनों में से कोई भी एक शर्त को पूरी करता हो, ठीक है, और या दोनों शर्तों में से एक शर्त को पूरी करता हो, दूसरा अतिरिक्त शर्त को पूरा करता हो, तो वह व्यक्ति भारत में साधारण निवासी माना जाएगा। दूसरा, भारत में असाधारण, नहीं जोड़ देते हैं उसको, भारत में असाधारण निवासी किसको माना जाएगा? दूसरा, ठीक है। तो ये आपके फिर हम आ गए जो 2 मुख्य शर्तें हैं